नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप लक्ष्मण के परिवार के सदस्य हैं? डायरेक्टर रोहित ने बेरुखी से लक्ष्य पूछा। जी हां, मेरे पिताजी गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज हॉलवे में नहीं हो सकता। उन्हें एक निजी कमरे की जरूरत है और हम हमेशा की तरह शुल्क का भुगतान करेंगे। लक्ष्य अब भी काफी विनम्र था। अपने पिता के लिए मदद मांगना कोई बड़ी बात नहीं थी। निदेशक रोहित ने ठंडी झुंझलाहट के साथ कहा, युवक, तुम अभी बहुत छोटे हो। हमारे अस्पताल के अपने नियम और कानून हैं। कमरे पहले से ही आरक्षित हैं। उन्हें यूं ही कैसे बदला जा सकता है? यह तुम्हारे भुगतान करने या न करने का मामला नहीं है, यह सिद्धांत का मामला है। अभी जगह नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम रह सकते हो तो रहो, अगर नहीं तो किसी दूसरे अस्पताल में स्थानांतरित हो जाओ। लक्ष्य ने डायरेक्टर रोहित की तरफ देखा। जब मेरे पिताजी आए तो साफ तौर पर प्राइवेट कमरे उपलब्ध थे, रेगुलर बेड तो थे ही। फिर भी आपने मेरे पिताजी के लिए कॉरिडोर में रहने का इंतजाम किया। क्या इतने सारे लोग सच में अस्पताल के कमरे बुक करते हैं? क्या उन्हें पहले से पता होता है कि वे कब बीमार पड़ेंगे? अगर वे बीमार हैं तो इलाज के लिए यहां क्यों नहीं आते? राठौर अस्पताल तो एक आम अस्पताल है। क्या यहां इलाज के लिए कोई खास वर्ग के लोग आते हैं? क्या आपको लगता है कि मुझे ये आपको समझाने की जरूरत है? जैसा कि मैंने कहा, अगर आप यहां नहीं रहना चाहते तो चले जाइए। हम आपका स्वागत नहीं करते। अगर आप हंगामा करते रहे तो मैं सुरक्षा कर्मियों को बुला लूंगा। अब लक्ष्य सचमुच गुस्से से लाल हो रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और डायरेक्टर रोहित की मेज के सामने खड़ा हो गया। मैंने पहले सोचा था कि गाड़ी का इंतजाम करके अपने पिता को बेहतर अस्पताल ले जाऊंगा, लेकिन अब यह अनावश्यक लगता है। बन शॉप के ललित बलवान को बाद में प्राइवेट कमरा क्यों नहीं मिल जाता? आज तो आपको कमरा देना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहे या न चाहें। उसी क्षण लकी बलवान अचानक वार्ड के दरवाजे पर प्रकट हुआ और निदेशक रोहित से बोला, अंकल शर्मा, ये लड़का नंबर 6 मिडिल स्कूल का बदमाश है। ये स्नातक परीक्षा में फेल हो गया और यहां आवारागर्दी करने आ गया है। आपको इसे कोई सम्मान दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लकी बलवान की बातें सुनकर निर्देशक रोहित को और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। आखिरकार उनका कुछ रुतबा था। क्या वे लक्ष्य जैसे गरीब बच्चे को संभाल नहीं सकते थे? उसने हाथ में पकड़ी चाय की प्याली मेज पर पटक दी। तुम खुद की तुलना दूसरों से कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था तो नहीं कर रहा। तुम क्या कर सकते हो? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच जाओ। लक्ष्य ने चाय का कप पकड़ा और उसे सीधे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। आह! लकी बलवान दरवाजे पर खड़ा था और तभी लक्ष्य द्वारा फेंका गया चाय का प्याला अचानक उसके माथे पर जा लगा। तुरंत खून बहने लगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई लोगों को चोट पहुंचाने की? हद से ज्यादा घमंडी, हद से ज्यादा घमंडी। सुरक्षा कर्मियों को बुलाओ। निर्देशक रोहित ने लक्ष्य जैसे युवा और मजबूत लड़के के साथ सख्ती बरतने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने कांपते हुए डेस्क के नीचे लगे बजर को दबा दिया। 1 मिनट से भी कम समय में 4-5 सुरक्षा गार्ड अंदर घुस आए। गार्डों को आते देख डायरेक्टर रोहित ने लक्ष्य की ओर इशारा करते हुए कहा, इस बच्चे को बाहर निकालो और उसकी फोन निकालो। हमारा अस्पताल ऐसे उद्दंड बदमाशों को भर्ती नहीं करता। यहां आकर अकड़ दिखाने वाले ये क्या है? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि हम कितने ताकतवर हैं। लकी बलवान ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, जाओ। मैं इस बच्चे की एक बांह तोड़ना चाहता हूं। अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। मेरे परिवार के पास बहुत पैसा है। पहरेदार झुंड बनाकर आगे बढ़े। लक्ष्य ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कार्रवाई की।
हालांकि मार्शल आर्टिस्टों के नियम है कि वे आम नागरिकों पर अत्याचार नहीं करते, क्योंकि शक्ति में बहुत बड़ा अंतर होता है। यहां तक कि लक्ष्य के छात्र स्तर पर भी एक मुक्के में 300 किलोग्राम से अधिक बल होता है और वो 7 सेकंड से भी कम समय में 100 मीटर दौड़ सकता है। लेकिन आम नागरिकों से लड़ते समय वो एक साथ 100 लोगों का सामना तो नहीं कर सकता था, लेकिन 10 लोगों से निपटने के लिए उसे 2 हाथों की भी जरूरत नहीं थी। लक्ष्य ने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, यहां तक कि अपने हाथ भी नहीं उठाए, बल्कि घूमकर 3 लातें मारी। उसके लातें तेज थी। पूरी ताकत लगाए बिना ही उसने लाठियों से 3 गार्डों को जमीन पर गिरा दिया। आखिरी गार्ड सूर्या के सामने आ गया और पीछे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लक्ष्य ने उसे पकड़ लिया, उसकी रबर की लाठी छीन ली और उसे एक जोरदार लात मारी। गार्ड चीखता हुआ गिर पड़ा। उसने रबर का डंडा दूर फेंक दिया। लकी बलवान को लगा कि लक्ष्य का खेल खत्म हो गया है, लेकिन लड़ाई अचानक ही समाप्त हो गई। अचानक हुए हमले में डंडे से उसकी आंख के सॉकेट पर फिर से चोट लगी और उसकी बाई आंख तुरंत काली पड़ गई। वो उसे खोल भी नहीं सका। चाचा वांग, इस बच्चे में वाकई हुनर है। भले ही इसे मार्शल आर्ट हॉल में दाखिला न मिले, लेकिन आम लोग इसे हरा नहीं सकते। लकी बलवान ने एक हाथ से अपना माथा और दूसरे हाथ से अपनी आंख ढकते हुए चिल्लाकर कहा। निर्देशक रोहित अभी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन लकी बलवान की बातें सुनकर उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। वो मार्शल आर्ट हॉल में दाखिला पाने वाले छात्र को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन असफल होने वाले छात्र से उसे कोई मतलब नहीं था। बदमाश, तुम गए काम से, अस्पताल में हंगामा करने की हिम्मत की, अब तुम्हारा काम तमाम। निर्देशक रोहित ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। भाई ड्रैगन, मैं रोहित शर्मा हूं। जी हां, हमारे अस्पताल में एक लड़का उत्पात मचा रहा है। वो मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, बस मार्शल आर्ट की परीक्षा में फेल हो गया है। पहले आकर उसे सबक सिखाओ। सबक सिखाने के बाद मैं पुलिस को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दूंगा। इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उसका परिवार कंगाल हो जाए। डायरेक्टर रोहित की बातें सुनकर पहले सहमा हुआ लकी बलवान चौकन्ना हो गया। अंकल शर्मा, क्या आप जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं वो हमारे इलाके का सबसे मशहूर ब्रदर फ्लाइंग ड्रैगन है? जी हां, फ्लाइंग ड्रैगन और मैं पुराने दोस्त हैं। उसका घर पास में ही है, वो जल्द ही यहां आ जाएगा। निर्देशक रोहित ने गर्व से कहा, मानो फ्लाइंग ड्रैगन को जानना कोई बड़ी उपलब्धि हो। लकी बलवान ने अपनी आंखें ढक ली और लक्ष्य पर चिल्लाते हुए कहा, लक्ष्य, तुम्हारा काम तमाम। भाई फ्लाइंग ड्रैगन दूसरे नंबर के मिडिल स्कूल से है। अगर ग्रेजुएशन परीक्षा से पहले किसी को चोट पहुंचाने के जुर्म में उसे सजा न मिली होती तो अब तक वो मार्शल आर्टिस्ट बन चुका होता। सब कहते हैं कि उसमें एक औसत मार्शल आर्ट्स हॉल के छात्र जितनी ताकत है। तुम्हारे जैसे आदमी से निपटना तो बच्चों का खेल है। फ्लाइंग ड्रैगन के तुम्हें सबक सिखाने के बाद भी तुम्हें थाने जाना पड़ेगा। फ्लाइंग ड्रैगन, क्या वो अच्छा लड़ाकू है? लक्ष्य ने तिरस्कार पूर्वक कहा। ठीक है, अकड़ दिखाते रहो। सुन लो, बाद में गिड़गिड़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज मुझे जो चोटें आई हैं उनका मुआवजा तुम्हारा परिवार नहीं दे पाएगा, चाहे तुम दिवालिया ही क्यों न हो जाओ। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लकी बलवान दरवाजे पर चिल्लाया, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो लक्ष्य के अभी अभी किए गए 2 हमलों से डर गया था। कुछ ही देर में एक व्यक्ति बाहर से अंदर आया। कड़ाके की ठंड में भी गंजा, काले रंग की तंग बनियान पहने हुए, सिर से लेकर पीठ तक काले अजगर का टैटू बना हुआ था। यहां तक कि आंखों के सॉकेट में भी टैटू था। कमर पर एक छोटी तलवार लटकी हुई थी। लोग उसके गुजरते समय उससे बचते थे, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि वो कौन है। भाई फ्लाइंग ड्रैगन, ये बच्चा है। निर्देशक रोहित ने सबसे पहले ध्यान खींचा। 30 साल के एक व्यक्ति द्वारा 20 साल के एक व्यक्ति को भाई कहना बहुत स्वाभाविक लगा। फ्लाइंग ड्रैगन अंदर आया, डायरेक्टर रोहित को नजरअंदाज किया, कमरे का जायजा लिया,
नर्स के बगल में बैठ गया, उसे अपनी ओर खींचा और उसके स्तन को दबाया। नर्स को दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, हिलने डुलने की भी हिम्मत नहीं की। फिर फ्लाइंग ड्रैगन ने अपनी निगाहें डायरेक्टर रोहित की ओर घुमाई और लापरवाही से कहा, राठौर अस्पताल में गड़बड़ी करने की हिम्मत कौन कर रहा है? क्या उन्हें नहीं पता कि ये जगह मेरी सुरक्षा में है? भाई फ्लाइंग ड्रैगन, ये वही है। इसने मुझसे एक निजी कमरा बुक कराने पर जोर दिया, हमारे सुरक्षा गार्डों को घायल किया और यहां तक कि श्री लियू के बेटे को भी चोट पहुंचाई। फ्लाइंग ड्रैगन ने लकी बलवान की ओर देखा, जिसने तुरंत विनम्रतापूर्वक मुस्कुरा दिया। फ्लाइंग ड्रैगन ने नजरें फेर ली और लक्ष्य पर अपनी निगाहें टिका दी। तुम तो काफी छोटे हो, छोटे भाई, अभी अभी हाई स्कूल से पास हुए हो, है ना? लक्ष्य ने फ्लाइंग ड्रैगन की ओर देखा। तो क्या हुआ? फ्लाइंग ड्रैगन खड़ा हुआ और टारगेट को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। क्या तुम किसी मार्शल आर्ट्स हॉल में गए थे? लक्ष्य के कुछ बोलने से पहले ही लकी बलवान ने कहा, उसे किसी भी मार्शल आर्ट्स हॉल में दाखिला नहीं मिला। वो तो बस एक निकम्मा है। उसका ये शौकिया कुंफू तो मुझ जैसे किसी को भी धमका सकता है। कोई भी मार्शल आर्ट्स हॉल उसे नहीं चाहेगा। ग्रेजुएशन की परीक्षाएं खत्म हो गई और उसे ट्रेनिंग यूनिफॉर्म तक नहीं मिली। फ्लाइंग ड्रैगन भी लक्ष्य की परीक्षा ले रहा था। लकी बलवान की बातें सुनकर उसे राहत मिली। वो लड़खड़ाते हुए लक्ष्य के पास गया। बच्चे, मुझे लगता है कि तुम भी मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन पास नहीं हो पाए। हमारे अनुभव मिलते जुलते हैं। इसी समानता के चलते मैं तुम्हें आज एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम मेरी तलवार चलाना सीख जाओ और मेरे एक वार से बच जाओ, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और पुलिस के हवाले कर दूंगा। तुमने क्या कहा? अगर मैं तुम्हें अपनी तलवार निकालते हुए देखूं और तुम एक वार से बच जाओ, तो मैं पुलिस स्टेशन जा सकता हूं। क्या यही बात है? हाँ हाँ, ऐसा कहने से तो लगता है कि तुम मुझे जानते ही नहीं। फ्लाइंग ड्रैगन, जब मैं वार करता हूं, तो एक ही बार में वार करता हूं। जो एक वार झेल लेता है, मैं उसे सुधरने का मौका देने को तैयार हूं। वरना मेरे हाथों में पड़ना पुलिस के हाथों में पड़ने से कहीं ज्यादा भयानक है। निर्देशक रोहित ने भी ताना मारा। क्या तुमने ब्रदर फ्लाइंग ड्रैगन के एक ही हमले के बारे में नहीं सुना? आज तुम्हारी किस्मत खराब है, बच्चे। लक्ष्य ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। मैं तुम्हें तलवार निकालते हुए बिल्कुल नहीं देखूंगा। फ्लाइंग ड्रैगन थोड़ा आत्मसंतुष्ट लग रहा था। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है, अगर तुम कटने से बचना चाहते हो, तो 10 लाख को मार गिराओ। मैं, फ्लाइंग ड्रैगन, यहां यूं ही नहीं आ सकता। लक्ष्य ने उसे बीच में ही रोक दिया, क्योंकि तुम्हें इसे बनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुमने क्या कहा? थप्पड़। फ्लाइंग ड्रैगन गुस्से से फटने ही वाला था कि अचानक उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। एक विशाल हथेली बिजली की गति से उसकी ओर बढ़ी और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। पहले बेहद उत्साहित उड़ने वाले ड्रैगन को अचानक सिर चकराने लगा। तारे दिखाई देने लगे और वो बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर दीवार से जोर से टकराया। एक ही थप्पड़ से नॉकआउट। फ्लाइंग ड्रैगन चाहे कितना भी घमंडी क्यों न हो, वो तो बस एक निकम्मा था जिसने कभी मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण नहीं लिया था और उसकी प्रतिभा भी औसत से कम थी। लक्ष्य उससे डर कैसे सकता था? वैसे भी वो इतना अतिआत्म विश्वासी था कि अगर लक्ष्य उसे थप्पड़ न मारे तो कौन मारेगा? लक्ष्य ने नीचे देखा और फ्लाइंग ड्रैगन की कमर से छोटी सी तलवार निकाली। अब तुमने देख लिया कि मैं तलवार का इस्तेमाल कैसे करता हूं, लेकिन इससे क्या साबित होता है? तुम्हारी ये घटिया तलवार तो मुर्गियां काटने के भी लायक नहीं है। इसे दिखाना बंद करो। उसने अपनी कलाई को झटकते हुए छोटी सी तलवार को सीधे दरवाजे से बाहर फेंक दिया। बाहर लकी बलवान शुरुआती सदमे के बाद होश में आ गया था। उसने दरवाजे को रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि लक्ष्य कुछ बाहर फेंक देगा। ब्लेड को बाहर आते देख वो दीवार से सट गया, ये सोचकर कि इस कोण से तो वो उसे बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन लक्ष्य कौन था?
वो एक मानसिक विशेषज्ञ थे। अपनी मानसिक टेलीकिनेसिस शक्ति को बढ़ाते हुए छोटी सी तलवार ने हवा में एक छोटा सा चाप बनाया और लकी बलवान के नितंबों में जा लगी। न बाएं तरफ न दाएं तरफ, बल्कि ठीक बीच में। लकी बलवान दर्द से चीख उठा और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके पैर लड़खड़ा गए। उसने मन ही मन सोचा कि आज उसका भाग्य वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, मानो तलवार में जीपीएस लगा हो। इस समय तक अगर निर्देशक रोहित को अभी भी ये एहसास नहीं हुआ था कि उन्होंने एक स्टील की प्लेट को लात मारी है, तो उनका निर्देशक होना व्यर्थ ही होता। ये लक्ष्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो निश्चित रूप से किसी मार्शल आर्ट हॉल का छात्र रहा होगा, अन्यथा वो फ्लाइंग ड्रैगन से इतनी आसानी से निपट नहीं पाता। ये महसूस होने पर निर्देशक रोहित का रवैया पूरी तरह से बदल गया। वो तुरंत डर के मारे पीछे हट गया। निर्देशक रोहित एक धूर्त और चालाक व्यक्ति थे और जानते थे कि किसे नाराज नहीं करना चाहिए। ये मार्शल आर्टिस्ट कानून तोड़ने वाले लोग थे। जब वे अपराध करते थे तो उनका निपटारा मार्शल आर्टिस्ट समुदाय द्वारा आंतरिक रूप से किया जाता था और वे स्थानीय पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे। इसका मतलब यह था कि अगर आज उसके सामने खड़ा युवक उसे मार भी डाले तो भले ही ये एक गलती होगी, लेकिन फिलहाल युवक को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी। इसके अलावा निर्देशक रोहित किसी मार्शल आर्टिस्ट को नहीं जानते थे, इसलिए कोई भी उनके लिए खड़ा नहीं होगा। अगर उनकी मृत्यु होती है तो वो व्यर्थ ही होगी। उनका पहले का ठंडा चेहरा पल भर में मुस्कान से खिल उठा। वे झुकी हुई कमर के साथ अपनी डेस्क के पीछे से तेजी से बाहर निकले, जिससे 3 मीटर की छोटी सी दूरी भी उनके लिए बेतहाशा दौड़ जैसी लग रही थी। उसके दिल में उमड़ रही निराशा का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। उसने मन ही मन सोचा, एक मार्शल आर्टिस्ट इस वीरान आम अस्पताल में क्यों आएगा? क्या ये लोगों को फंसाने का तरीका नहीं है? मैं सचमुच एक महान व्यक्ति को पहचानने में असफल रहा। महोदय, कृपया बैठिए, कृपया बैठ जाइए। मुस्कुराते चेहरे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लक्ष्य को भी इन अस्पतालों का व्यवहार असहनीय लगा, जहां गरीबों को पैसे देने के बाद भी अच्छी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती थी। हालांकि दिव्य रूपांतरण के बाद सामाजिक असमानता और भी बढ़ गई थी। फिर भी जब ये सब उसके साथ हुआ तो लक्ष्य इसे सहन नहीं कर पाया। उन्हें सबक सिखाने के बाद लक्ष्य दिखावा नहीं करना चाहता था। औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। तुरंत एक वार्ड का इंतजाम करो। मेरे पिता को सबसे अच्छा इलाज मिलना चाहिए। साथ ही उन 5 सुरक्षा गार्डों को 10,000 रुपए दो और खून की उल्टी करने वाले को 50,000 रुपए दो। इसे उनका चिकित्सा खर्च समझो। सारा पैसा मेरे खाते से चुकाया जाएगा। लक्ष्य अभी भी बहुत सतर्क था। हालांकि उसने लोगों को घायल किया था, उसने संयम बरता और उनके चिकित्सा खर्चों का भुगतान किया। इस तरह अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट बाद में उससे झगड़ा करने आता तो वो इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ नहीं कर पाता। निदेशक रोहित अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सके। उन्होंने सहमति में बार बार सिर हिलाया और तुरंत एक युवा नर्स को वार्ड की व्यवस्था करने का आदेश दिया। डायरेक्टर साहब, अब कोई प्राइवेट कमरा नहीं बचा है, नर्स ने कहा। कोई कैसे नहीं हो सकता? लकी बलवान, तुम अंधे मूर्ख, तुमने एक मार्शल आर्टिस्ट का भी अपमान करने की हिम्मत की। अस्पताल की ओर से मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि हम आपके पिता ललित बलवान का इलाज नहीं कर सकते। अपना सामान पैक करो और तुरंत चले जाओ। पैसे की बात मत करो, कोई भी रकम काम नहीं आएगी। अभी निकल जाओ। लकी बलवान सिर उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। उसका दाहिना माथा बुरी तरह फट गया था। बाई आंख पर लाठी से वार किया गया था और एक चाकू अभी भी उसके नितंब में फंसा हुआ था। ऐसी हालत में अस्पताल उसे भर्ती करने से साफ इनकार कर रहा था। वैसे भी उसके पिता को तो सिर्फ जलने की चोट आई थी। आपका मतलब क्या है कि आप उसका इलाज नहीं कर सकते? लेकिन वो अपने ये शब्द अपने तक ही सीमित रख सका। उसने लक्ष्य की ओर देखे बिना ही भागने की हिम्मत की। 5 मिनट बाद पिता
और पुत्र अस्पताल से बाहर निकल भागे। 5 मिनट बाद एक साफ सुथरे निजी कमरे में लेटा हुआ था। कमरा गर्म और आरामदायक था और उसकी दवाइयां उच्च गुणवत्ता वाली कर दी गई थी। सामान्य युग की तुलना में दिव्य रूपांतरण कैलेंडर की सबसे बड़ी प्रगति शायद चिकित्सा देखभाल के स्तर में हुई थी। क्योंकि लोगों को विकृत राक्षसों से लड़ना पड़ता था, इसलिए चोटें लगना आम बात थी। विशेष रूप से इस तरह की बाहरी चोटों के लिए दवा को तुरंत इलाज कहा जा सकता है। हड्डी जोड़ने वाली दवा, आघात की दवा, मौखिक और बाहरी अनुप्रयोगों के साथ साथ सूजनरोधी दवाओं से लक्ष्मण को तुरंत बहुत बेहतर महसूस हुआ। पिताजी, निदेशक ने कहा कि आपकी चोटें गंभीर नहीं हैं। आप आज यही रहेंगे और कल सुबह आपको छुट्टी मिल जाएगी। आप घर पर आराम कर सकते हैं। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या हुआ था? लीला ने अपने बेटे का प्रभाव देखा और ये भी कि उसका पति ठीक है, तो वो तुरंत खुश हो गई। उसने कहा, मैं तुम्हें बताती हूं। हुआ यूं, आज सुबह जब तुम्हारे पिताजी ने अपना स्टॉल लगाया तो 4 लोग खाने आए। वे शिकायत करने लगे कि बन में मांस खराब है और सोया दूध का स्वाद भी ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी लगभग 20 साल से इस धंधे में हैं और हमेशा ईमानदार रहे हैं। भला वे बेईमानी से पैसा कैसे कमा सकते हैं? वे लोग इतनी बुरी बुरी बातें कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी को भी जवाब देना पड़ा और फिर वे हाथापाई पर उतर आए। लक्ष्य ने सिर हिलाया। ये लोग साफ तौर पर जानबूझकर मुसीबत खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे। उसने अपने पिता की चोटें देखी थी। अगर किसी मार्शल आर्टिस्ट ने ऐसा किया होता तो चोटें इतनी हल्की नहीं होती। ये घटना उनके पिछले जीवन में नहीं घटी थी, लेकिन इस जीवन में घटी, जिसका अर्थ है कि ये उनके द्वारा प्रभावित थी। पिछले 2 दिनों में उसने ज्यादा लोगों को नाराज नहीं किया था, सिवाय कल ड्रैगन स्लेइंग के लोगों के साथ हुई लड़ाई के। अगर उसने किसी को नाराज किया भी था तो वो सिर्फ आर्यन, रवि कुमार और उन लोगों को ही हो सकते थे। क्या उन लोगों ने कुछ और भी कहा? लक्ष्य ने से पूछा, थोड़ा दोषी महसूस करते हुए। उन्होंने मुझे सोचने का मौका दिया। ने एक पल सोचा और अचानक कहा, ओह हां, उन लोगों ने कहा था कि अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम उन्हें ब्लैक स्वान बार में पा सकते हैं। लक्ष्य ने सिर हिलाया और अपने माता पिता से कहा, अब इसकी चिंता मत करो। हम यहां एक दिन रुकेंगे और कल सुबह घर चले जाएंगे। हम उस विला में जाएंगे जो मार्शल आर्ट हॉल ने मुझे दिया है। वो प्रचंड वायु अखाड़ा का इलाका है। वहां सुरक्षा बहुत कड़ी है और वो बिल्कुल सुरक्षित है। उनके माता पिता के चेहरे खुशी से चमक उठे। जीवन भर नागरिक क्षेत्र में रहने के कारण उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में वे एक अलग विला में रहेंगे। नागरिक क्षेत्र में इस बात का जिक्र करने से उन्हें बहुत सम्मान मिलेगा। अपना दर्द भूल गया और लीला के साथ अपने भविष्य के जीवन के बारे में उत्साहपूर्वक बातें करने लगा। अपने खुश माता पिता को देखकर लक्ष्य मुस्कुराया और वार्ड से बाहर निकल गया। अपने माता पिता को खुश कर पाने से टारगेट को उपलब्धि का एहसास हुआ, लेकिन वो निश्चित रूप से उन लोगों को नहीं बख्शेगा जिन्होंने उसके माता पिता को नुकसान पहुंचाया था। अपना फोन निकालकर लक्ष्य ने आरिफ खान का नंबर डायल किया। लक्ष्य, क्या कुछ गड़बड़ है? आरिफ खान ने उत्तर दिया, भाई आरिफ, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूं। भाइयों के बीच इतनी विनम्रता क्यों? सीधे सीधे कह दो। लक्ष्य अब मार्शल आर्ट हॉल द्वारा तराशा जा रहा एक प्रमुख प्रतिभा था, इसलिए आरिफ खान उसके साथ अच्छे संबंध होने से बहुत खुश थे। कुछ लोगों ने मेरे पिता को घायल कर दिया और साफ तौर पर बताया कि वे ब्लैक स्वान बार से आए थे। इस बार का क्या इतिहास है? क्या आप इसकी जानकारी जुटाने में मेरी मदद कर सकते हैं? कोई बात नहीं, आई सिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रचंड वायु अखाड़ा न खोज सके। बस प्रतीक्षा करो। इतना कहकर आरिफ खान ने फोन काट दिया और 5 मिनट से भी कम समय में दोबारा कॉल किया। मैंने पता लगाया है, ब्लैक स्वान का पर्दे के पीछे का बॉस रवि कुमार है। वही रवि कुमार
जो ड्रैगन स्लेइंग में कसाई के नाम से जाना जाता था। उसके नीचे समाज के निकम्मे लोगों का एक समूह है जो मार्शल आर्टिस्टों के लिए असुविधाजनक काम करते हैं। मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हारे पिता को चोट पहुंचाने वाले लोग उसके ही अधीनस्थ हैं। ये वाकई रवि कुमार ही है, कहने की जरूरत नहीं। ये सब कल रात आर्यन को चोट पहुंचाने की वजह से हुआ है। सोचो, मुझसे हारने की वजह से वो मेरे परिवार के पीछे पड़ गया। भाई आरिफ, अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। बेशक, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। लक्ष्य, नैतिक रूप से हम यहां मजबूत पक्ष हैं। मेरा सुझाव है कि पहले पुलिस स्टेशन उन लोगों को गिरफ्तार करे जिन्होंने मारपीट की। जब रवि कुमार उनसे मिलने आएगा तो हम उनसे बात करेंगे और उनसे हर्जाना वसूलेंगे। मार्शल आर्टिस्टों के लिए विवादों को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका बल प्रयोग से पहले शिष्टाचार का प्रयोग करना था। लक्ष्य ने सिर हिलाया। चलिए, ऐसा ही करते हैं। लक्ष्य ने यह मामला आरिफ खान को सौंप दिया, जिसका अर्थ था कि वो आरिफ खान का ऋणी था। आखिरकार लक्ष्य अभी एक कनिष्ठ छात्र ही था और मुख्य नगर में उसका कोई खास प्रभाव नहीं था। लेकिन भविष्य में जब लक्ष्य शक्तिशाली हो जाएगा तो वो इस एहसान को चुकाएगा। आरिफ खान ने लक्ष्य के माता पिता की सुरक्षा के लिए 2 कनिष्ठ सरदारों को भी भेजा। महज एक दिन में लक्ष्य अपने माता पिता को घर ले जा सका। लक्ष्य सबसे पहले अस्पताल से निकली और सीधे जियांगबेई में विला क्षेत्र की ओर चली गई। 3 मंजिला अलग विला अंदर से पूरी तरह सुसज्जित था। उसमें केवल कुछ आवश्यक घरेलू सामान जैसे फर्नीचर और उपकरण की कमी थी। लक्ष्य ने पहले घर पर एक कंप्यूटर स्थापित किया, फिर सीधे ऑनलाइन खरीदारी की। उसके कार्ड में 5 लाख रुपए थे, जो एक अच्छी खासी रकम थी। लेकिन विला को सजाना आसान काम नहीं था। एक दिन बाद विला लगभग पूरी तरह से सजा हुआ था और उसके कार्ड में केवल 1 लाख रुपए ही बचे थे। पर्दे, बिस्तर, सोफे, कालीन, कंप्यूटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, तरह तरह की अलमारियां, रसोई के बर्तन, बाथरूम के उपकरण इत्यादि, हर चीज के लिए पैसे की जरूरत थी। शुरुआती इंतजाम पूरा होने से पहले वो आधी रात तक व्यस्त रहा। बस इतना ही, पिताजी कल अस्पताल से छुट्टी पा सकते हैं। सामान शिफ्ट करने की बात हो तो बेहतर होगा कि वे खुद ही इसका इंतजाम कर लें। वैसे भी उन्हें खुद ये सब करने की जरूरत नहीं है। सामान शिफ्ट करने वाली कंपनी सब कुछ संभाल लेगी। ये बड़ों के लिए गर्व महसूस करने का भी एक मौका है। लगता है कल मुझे मार्शल आर्ट स्कूल से कार उधार लेनी पड़ेगी। एक और छोटा सा एहसान चुकाना है। जब मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी तब मैं कार खरीद लूंगा। लक्ष्य ने आरिफ खान को फिर से कार उधार लेने के लिए फोन किया और आरिफ खान तुरंत मान गया। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए लक्ष्य ने रात भर विला में आराम किया। अगली सुबह मार्शल आर्ट स्कूल की कार आ गई और लक्ष्य वापस अस्पताल चला गया। अब गाड़ी चलाना आसान हो गया था। मार्शल आर्टिस्टों को ड्राइवर लाइसेंस की भी जरूरत नहीं थी, जो उनके विशेषाधिकार का स्पष्ट प्रदर्शन था। अस्पताल लौटने पर कार पर वायु मार्शल आर्ट स्कूल का निशान तुरंत ही अनगिनत लोगों की निगाहों को आकर्षित करने लगा। भारत के नंबर 1 मार्शल आर्ट स्कूल के रूप में वायु की आम लोगों के बीच भी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी। लोग जानबूझकर उस वाहन से दूर रहते थे ताकि अंदर बैठे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नाराज न करें। लक्ष्य कार से उतरी और वार्ड में गई। वायु के दोनों मार्शल आर्टिस्टों को धन्यवाद दिया और फिर अस्पताल का बिल चुका दिया। अस्पताल का खर्चा ज्यादा नहीं था और उन सुरक्षा गार्डों ने लक्ष्य से मुआवजा मांगने की हिम्मत भी नहीं की। लक्ष्य ने उनकी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए पैसे फेंक दिए और चला गया। वो किसी को भी इतनी छोटी सी बात का इस्तेमाल अपने खिलाफ नहीं करने देगा। हालांकि इसके चलते उनके कार्ड में केवल 20,000 रुपए से कुछ अधिक ही बचे थे। उसके माता पिता ने वायु मार्शल आर्ट स्कूल की रैप्टर जनरेशन 3 जीप को देखा और उसमें बैठना एक सपने जैसा लगा। जब कार उनके आवासीय परिसर के निचले तल पर वापस लौटी
तभी उनके माता पिता पूरी तरह से होश में आए। जब कार परिसर में पहुंची तो उसने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। जब लोगों ने लिन परिवार के 3 सदस्यों को कार से बाहर निकलते देखा तो वे सभी उसके चारों ओर जमा हो गए। बूढ़े लक्ष्मण, क्या आपकी चोट ठीक हो गई? आप वायु मार्शल आर्ट्स स्कूल से कार में वापस क्यों आए? क्या वायु में आपके कोई रिश्तेदार हैं? हमने इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में क्यों नहीं सुना? ये कार बहुत शानदार है। इसे पाने के लिए आपको कई मिलियन खर्च करने पड़ेंगे। अरे यार, अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए भी हो तो भी तुम ऐसी कार नहीं खरीद सकते। ये वायु की कार है। क्या तुम वायु को जानते हो? ये देश का नंबर 1 मार्शल आर्ट स्कूल है और ये खिताब किसी भी कीमत पर नहीं खरीदा जा सकता। भीड़ की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच लक्ष्मण ने अपना गला साफ किया और कहा, हम सब पुराने पड़ोसी हैं और आप जानते हैं कि हमारे परिवार में कोई महत्वपूर्ण रिश्तेदार नहीं है। बस इतना है कि मेरे बेटे लक्ष्य ने स्नातक परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया और वायु कंपनी में भर्ती हो गया। अरे, ये सच है या झूठ? लक्ष्य वायु में शामिल हो गया? हे भगवान! बूढ़े लक्ष्मण, अब आप अमीर हो गए। आपने एक अच्छा बेटा पाला है। हमारे परिसर में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आने वाला है। देखो, तुम सबको भाई लक्ष्मण झेन से सीखना चाहिए और भविष्य में वायु में शामिल होने के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है? हमारे इलाके में आखिरकार एक और मार्शल आर्टिस्ट आ गई है। वीर परिवार की बेटी ली मेंगशी भी एक मार्शल आर्ट स्कूल में भर्ती होने के बाद यहां से चली गई। अब मुझे पता चला है कि वो काफी समय से एक विला में रह रही है। हाँ, मुझे याद है कि लक्ष्य और वीर मीनाक्षी बचपन में एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते थे। हो सकता है कि भविष्य में वे एक दूसरे के प्रेमी या प्रेमिका बन जाएं। लक्ष्य ने यह दृश्य देखकर मुस्कुराया, फिर सामान पैक करने के लिए सामान ढोने वालों को साथ ले गया और अपने माता पिता को पुराने पड़ोसियों के साथ बातचीत करने के लिए छोड़ दिया। घर की अधिकतर चीजें अब काम की नहीं थी। लक्ष्य ने केवल कुछ पुरानी चीजें ही पैक की। थोड़ी देर बाद उसकी मां लीला भी लक्ष्य की पैकिंग में मदद करने के लिए आ गई। सामान ले जाने वाले लोग पैक किया हुआ सामान ले गए। सारा सामान पैक करने के बाद लक्ष्य ने घर पर एक नजर डाली और आखिरकार इस जगह को छोड़कर चली गई। यहां का घर बिक्री के लिए रखा जा सकता था। हालांकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये उसके माता पिता की संपत्ति थी और इसे यूं ही नहीं बेचा जा सकता था। हालांकि उसे खुद ऐसी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बिकने के बाद कमीशन कटने के बाद सारी रकम सीधे उसकी मां के खाते में जमा हो जाएगी। चलो मां, नया घर देखने के बाद तुम्हें इस जगह की याद नहीं आएगी। लीला ने सिर हिलाया और लक्ष्य के पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे चली गई। नीचे उन्होंने लक्ष्मण को पड़ोसियों से बातचीत करते देखा। वो बेहद खुश नजर आ रहे थे और लोगों से घिरे हुए किसी सितारे की तरह लग रहे थे। उन्हें देखकर जरा भी नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई चोट लगी है। लक्ष्य को देखकर लक्ष्मण ने पड़ोसियों से कहा, सभी को अलविदा। अगर भविष्य में आपके पास कोई काम न हो तो आप जियांगबई विला इलाके में मेरे घर आ सकते हैं। मैं और मेरी पत्नी वहां काफी अकेले रहते हैं, इसलिए आप सभी का स्वागत है। हम बातचीत करेंगे और साथ में कुछ पिएंगे। ठीक है, चिंता मत करो भाई लक्ष्मण, हम आपके घर जरूर आएंगे ये देखने के लिए कि दूसरे लोग कैसे रहते हैं। जी हाँ, लेकिन वहां सुरक्षा काफी कड़ी है। आपको पहले से सूचना देनी होगी ताकि हम अंदर जा सकें। अब से जब हम बाहर जाएंगे तो हमारे पास गर्व करने के लिए कुछ होगा। हमारे परिसर ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी जन्म दिया है। हाँ हाँ, लक्ष्य पूरे समय कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराता रहा। अपने माता पिता के कार में बैठने के बाद उसने एक्सीलरेटर दबाया और रैप्टर कॉम्प्लेक्स से तेजी से निकल गई। जब वे जियांगबी विला पहुंचे तो उसके माता पिता एक बार फिर पूरी तरह से हैरान रह गए। लक्ष्मण बाद में भी सोफे पर हंस रहा था। चोट के कारण लगभग खांसने लगा था और लीला ने उसे जोर से चुटकी काट ली। मां और पिताजी, मैंने यहां सब कुछ खरीद लिया है। ये लो 20,000 रुपए आपकी जेब खर्च के लिए।
मुझे उम्मीद है कि आज बेस सिटी से लोग आएंगे और आपसे फॉर्म भरवाएंगे और आपकी पेंशन की प्रक्रिया पूरी करवाएंगे। आपको जो भी चाहिए ऑनलाइन खरीद लीजिए। यहां सुरक्षा बहुत कड़ी है, इसलिए अगर कोई आपसे मिलने आए तो दरवाजा खोलने से पहले उसकी पहचान की पुष्टि जरूर कर लेना। कोई भी अंदर नहीं घुस पाएगा। बेटे, तुम क्या करने वाले हो? लीला को अभी भी लक्ष्य की चिंता थी। मां, मैं मार्शल आर्ट स्कूल जा रहा हूं। मैं अब मार्शल आर्ट स्कूल का हिस्सा हूं और हर दिन घर पर नहीं रह सकता। भविष्य में शायद मैं इतना घर पर न रहूं। यही मेरा काम है। हां, एक आदमी का अपना करियर होना चाहिए। बेटा, निश्चिंत होकर जाओ। तुम्हें अपनी मां और मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण काफी ऊर्जावान दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कुछ और दिनों के आराम के बाद उनकी चोटें काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। पिताजी, आपको शराब भी कम पीनी चाहिए। और हां, आपको पीटने वाले मिल गए हैं। मैं इस मामले को संभालूंगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पापा को तुम पर भरोसा है, लेकिन दूसरों से झगड़ा मत करना। मम्मी और मुझे परेशान मत करना। मैंने सुना है कि मार्शल आर्टिस्टों की लड़ाई बहुत खतरनाक होती है और उसमें लोगों की मौत होना आम बात है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। आपको अपने बेटे पर भरोसा करना होगा। लक्ष्य ने एक बार फिर अपने माता पिता को घर की कुछ चीजों का इस्तेमाल करने का तरीका समझाया और तीनों ने मिलकर एक और भोजन किया। शाम को वो घर से निकलकर सीधे मार्शल आर्ट स्कूल की ओर चल पड़ा। हालांकि कल मार्शल आर्ट स्कूल में रिपोर्ट करने का दिन था, लेकिन लक्ष्य को कार लौटाने के लिए वापस जाना था और वो अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो अपनी ताकत को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहता था। लक्ष्य विला क्षेत्र से गाड़ी चलाकर सीधे वायु मार्शल आर्ट्स अकादमी की ओर रवाना हो गई। अकादमी में प्रवेश करते ही उसने आरिफ खान को देखा। भाई खान, मैं गाड़ी वापस ले आया हूं। अरे बदमाश, इतनी जल्दी क्या है? तुम इसे कल सुबह वापस ला सकते थे। आज रात मेरे पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहां आकर व्यायाम कर लूं। बहुत खूब, शानदार काम। वैसे तुम्हारे पिता को पीटने वाले लोग गिरफ्तार हो गए हैं। वे बस कुछ गुंडे हैं। मैंने पुलिस स्टेशन को इन बदमाशों का अच्छी तरह से ध्यान रखने का आदेश दे दिया है। उन्हें अधिकतम 15 दिन की प्रशासनिक हिरासत की सजा दी जाएगी। पुलिस प्रमुख वायु से हमारे ही लोगों में से एक है, इसलिए मेरे आदेश के बिना ड्रैगन स्लेयर्स उन्हें 15 दिनों के भीतर रिहा नहीं करा पाएंगे। क्या तुम जाकर उन बदमाशों को सबक सिखाना चाहोगे? मैं उन्हें सबक सिखाना तो जरूर चाहता हूं, लेकिन पहले मुझे रवि कुमार का रवैया देखना होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, फिर जब रवि कुमार खुद इन्हें मांगने आएगा तो हम बीच में आकर उससे अच्छे से बात करेंगे। धिक्कार है उस बदमाश रवि कुमार पर, जो बहुत दिनों से घमंडी बना हुआ है। इस बार वो गलत है, इसलिए हमें उससे ठीक से वसूली करनी ही होगी। लक्ष्य मुस्कुराया। जब रवि कुमार ने उसके पिता को पिटवाने का आदेश दिया तो ये मामला शायद इतना आसान नहीं था। लक्ष्य की वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं थी। उसे अपनी शक्ति को जल्द से जल्द बढ़ाना था। कम समय में तीसरे स्तर के योद्धा के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करना था, ताकि वो जीन द्रव प्राप्त कर सके। जीन द्रव मार्शल आर्टिस्टों के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने का एक आसान तरीका था। यदि इसका प्रभाव अच्छा होता तो वो छठे स्तर के योद्धा या यहां तक कि 7वें स्तर के योद्धा के शिखर तक पहुंच सकता था। और फिर लक्ष्य के पास मार्शल आर्ट जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए पर्याप्त संसाधन होते। उस समय मार्शल आर्ट अकादमी निस्संदेह उसे अधिक महत्व देगी, जिससे उसे रवि कुमार को चुनौती देने का आत्मविश्वास मिलेगा। लक्ष्य ने पहले ही उन्नत प्रशिक्षण मैदान में 6 महीने के लिए प्रवेश का शुल्क खरीद लिया था। अब जब अकादमी लगभग खाली थी तो आरिफ खान से विदा लेने के बाद वो उन्नत प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश कर गया। उन्नत प्रशिक्षण मैदान विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित था। इसके निरंतर उपयोग और प्रशिक्षण से मार्शल आर्टिस्ट की शारीरिक क्षमता में व्यापक सुधार हो सकता था।
लक्ष्य ने अपने बाहरी वस्त्र उतार दिए, केवल एक काली बनियान पहने हुए, और एक आर्म स्ट्रेंथ मशीन के सामने खड़ा हो गया। मैं कम से कम समय में लेवल 3 वॉरियर के शिखर पर पहुंचना चाहता हूं। पहले, मेरे बाएं हाथ की मुक्केबाजी की ताकत लगभग 300 किलोग्राम थी और दाएं हाथ की मुक्केबाजी की ताकत लगभग 370 किलोग्राम थी। मैं दोनों हाथों की मुक्केबाजी की ताकत को 390 किलोग्राम से अधिक करना चाहता हूं। मेरी मुक्केबाजी की गति 7.6 मुक्के प्रति सेकंड है, जो पहले से ही मध्यस्तर 3 मानी जाती है। जहां तक तंत्रिका प्रतिक्रिया की बात है, जिसे सुधारना सबसे कठिन है, मैं वास्तव में सबसे मजबूत हूं। वास्तव में, मैं शायद पहले ही वॉरियर स्तर के शिखर पर पहुंच चुका हूं। पहले प्रशिक्षण न मिलने के कारण मेरा बायां हाथ कमजोर था। कम समय में इसकी ताकत 90 किलोग्राम तक बढ़ाना सामान्य प्रशिक्षण से संभव नहीं है। मुझे सांस लेने और छोड़ने की तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। श्वास लेने और छोड़ने की तकनीक अंतरिक्षीय जगत में एक बहुत ही लोकप्रिय प्रशिक्षण विधि है। मुक्के मारते समय आप अपनी सांस लेने की लय को नियंत्रित करते हैं, जिससे आपके आंतरिक अंग और शरीर की मांसपेशियां एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा पाती है। आपके हृदय की धड़कन और नाड़ी आपके मुक्कों की लय के साथ मिलकर आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकती है। ये विधि अभी तक पृथ्वी पर नहीं फैली है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इसे जानने वाला मैं अकेला ही हूं। लक्ष्य ने गहरी सांस ली, फिर छोड़ी, फिर सांस ली और फिर छोड़ी। लक्ष्य का पेट तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसे पहले सांस छोड़ने की लय को समझना था। दर्जनों बार अभ्यास करने के बाद लक्ष्य धीरे धीरे लय में निपुण हो गया। उसका हृदय, रक्त और नाड़ी धीरे धीरे एक लय में ढल गए। ये विधि देखने में सरल लगती थी, लेकिन अगर कोई इसे व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित और सिखाता नहीं, तो इसे सीखना बिल्कुल असंभव होता। इस समय कमरे में रोशनी बिल्कुल सही थी। अगर कोई आसपास होता, तो उसे निश्चित रूप से ऐसा विचित्र दृश्य दिखाई देता। लक्ष्य का पेट अचानक सिकुड़ गया, मानो उसका पेट पल भर में ढह गया हो। फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसके मुंह से हवा का एक सफेद तीर निकला, जो 3 फीट ऊपर हवा में फैल गया और वही संघनित हो गया। उसकी सांसों की गति धीरे धीरे तेज होती गई, 20 सांस प्रति मिनट से 30 तक, 30 से 40 तक, और ये और भी तेज होती जा रही थी, तेज से तेज होती जा रही थी। ये पहले ही सामान्य श्वसन लय से काफी विचलित हो चुका था। अंततः उसका पेट तेजी से ऊपर नीचे होने लगा, यहां तक कि उसमें कंपन और थरथराहट की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। इतना ही, लक्ष्य ने अचानक दोनों हाथों से आर्म स्ट्रेंथ मशीन को खींचा, अविश्वसनीय रूप से तेज गति से, यहां तक कि उसकी सांस लेने की लय से बिल्कुल मेल खाते हुए। स्विश 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 स्विश। उसकी बाहें तेजी से हिल रही थी और भारी काउंटरवेट लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे। मांसपेशियों के प्रशिक्षण की तीव्रता पल भर में चरम पर पहुंच गई। इसी लय को बनाए रखते हुए लक्ष्य ने बेतहाशा व्यायाम किया और अपने शरीर को उसकी सीमाओं तक धकेल दिया। 3 मिनट से भी कम समय में उसकी काली बनियान पसीने से भीग गई थी। उसके पूरे शरीर के ऊपरी हिस्से, कंधों, पीठ और छाती की मांसपेशियों का पूरा व्यायाम हुआ था। सांस लेने और छोड़ने की इस तकनीक को व्यायाम के साथ मिलाकर जितना अधिक समय तक आप इसका अभ्यास करेंगे, आपकी मांसपेशियों की ताकत उतनी ही बढ़ेगी। हालांकि आपको एक निश्चित सीमा का भी ध्यान रखना होगा, यानी मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव नहीं डालना। यह बिल्कुल सही होना चाहिए। सौभाग्य से मैंने अपने पिछले जीवन में इस विधि का कई बार अभ्यास किया है, इसलिए मैं अभी भी इस सीमा को समझ सकता हूं, जिससे मांसपेशियों को बिना चोट पहुंचाए अधिकतम व्यायाम मिल सके। 5 मिनट, 7 मिनट, 9 मिनट। लक्ष्य की सांस लेने की गति धीमी हो गई और 10 मिनट पूरे होने से ठीक पहले वो रुक गया। अत्यधिक व्यायाम के कारण उसकी मांसपेशियां अनियंत्रित रूप से कांप रही थी, लेकिन उन्होंने सर्वोत्तम प्रशिक्षण परिणाम प्राप्त कर लिया था।
लक्ष्य पूरी तरह से नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने हाथों को आगे पीछे हिलाकर आराम करने के लिए व्यायाम किया। अन्यथा थकी हुई मांसपेशियों के अचानक रुकने से उनमें कुछ हद तक कमजोरी आ सकती थी। राहत दिलाने वाले व्यायाम लगभग 3 मिनट तक चले और उनकी मांसपेशियों की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो गई। जब तक मेरी मांसपेशियां उत्तेजित अवस्था में हैं, मैं इस दौरान मुक्केबाजी का अभ्यास करूंगा, और सिर्फ साधारण मुक्केबाजी नहीं, बल्कि भारत मुक्केबाजी का अभ्यास करूंगा। दोनों हाथों में 15 किलोग्राम वजन के आर्म गार्ड बांधे हुए लक्ष्य सैंडबैग के सामने खड़े हो गए और लगातार मुक्के मारने लगे। अपने दाहिने हाथ से एक मुक्का, बाएं हाथ से 3 मुक्के। वो कम समय में अपने बाएं हाथ की ताकत बढ़ाना चाहता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे अपना प्रशिक्षण तेज करना पड़ा। कमरे में बैंग 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 की गूंज बारिश की बूंदों की तरह सुनाई दे रही थी। उसकी सांसें भी उसके मुक्कों की लय के साथ चल रही थी। अंतरिक्षीय जगत की ये प्रशिक्षण विधि बेहद कारगर थी, जो धीरे धीरे लेकिन लगातार उसकी ताकत बढ़ा रही थी। रेत की बोरी पर लगातार हजारों बार प्रहार करने के बाद लक्ष्य को लगा कि उसके हाथ अब उठ नहीं सकते, और तभी उसने अभ्यास करना बंद कर दिया। इसके बाद स्क्वैट्स और फिर 100 मीटर शटल स्प्रिंट। शारीरिक सहन शक्ति भी मार्शल आर्टिस्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि ये आकलन में नहीं दिखता, लेकिन वास्तविक मुकाबले में अपर्याप्त शारीरिक क्षमता घातक दोष साबित हो सकती है। सांस लेने और छोड़ने की तकनीक का दोबारा इस्तेमाल करते हुए लक्ष्य ने व्यायाम करना जारी रखा। लक्ष्य ने आधी रात तक इस प्रशिक्षण सत्र को पूरा नहीं किया था। अब मैं लगभग एक रात के काम के प्रभावों का परीक्षण कर सकता हूं। तंत्रिका प्रतिक्रिया का परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षण करने की आवश्यकता है मुक्केबाजी की शक्ति और मुक्केबाजी की गति का। जब लक्ष्य ने मुक्के मारने के लक्ष्य पर पहुंचकर सबसे पहले अपनी मुक्केबाजी की ताकत का परीक्षण किया। बायां हाथ 311 किलोग्राम। बुरा नहीं है, मैं अपनी सीमा के जितना करीब पहुंचता हूं, उतना ही सुधार होता है। पिछली बार मैंने 298 किलो का परीक्षण किया था। इस बार ये 13 किलो बढ़ गया। इसका असर बहुत अच्छा है। अब दाहिना हाथ 372 किलोग्राम। ये भी अच्छा है। पिछली बार जब मैंने परीक्षण किया था तब मेरा वजन 368 था। इस बार ये 4 किलोग्राम बढ़ गया है। मैं लेवल 3 वॉरियर के शिखर से पहले ही 30 किलोग्राम से भी कम दूर हूं। लक्ष्य ने बिजली की गति से लक्ष्य पर मुक्के बरसाए और इसका अंतिम परिणाम 7.7 मुक्के प्रति सेकंड रहा। भले ही ये सिर्फ 0.1 की वृद्धि है, फिर भी ये बहुत दुर्लभ है। अगले प्रशिक्षण सत्रों में ये कई बार 0.1 से भी कम बढ़ सकती है। अगर मैं प्रति सेकंड 8 पंच मार पाता हूं, तो मैं लेवल 4 वॉरियर बन जाऊंगा। आगामी प्रशिक्षण में मैं अपनी पंचिंग स्पीड को बढ़ाकर 7.9 पंच प्रति सेकंड करना चाहता हूं। मुक्केबाजी की शक्ति और गति का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लक्ष्य ने तुरंत आराम नहीं किया। दरअसल एक मानसिक शक्ति विशेषज्ञ होने के नाते उन्हें एक बहुत बड़ा फायदा था, क्योंकि उनकी मानसिक शक्ति सामान्य लोगों या यहां तक कि साधारण मार्शल आर्टिस्टों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। इसलिए उन्हें उतनी नींद की जरूरत नहीं थी। प्रतिदिन 2 से 3 घंटे की नींद पर्याप्त थी। शेष समय का उपयोग मानसिक शक्ति को विकसित करने के लिए किया जाता था, जो कि एक प्रकार का विश्राम भी था। लक्ष्य को सबसे पहले टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करना था। मानसिक शक्ति निर्जीव वस्तुओं पर भी कार्य कर सकती है। लक्ष्य, जो वर्तमान में कांस्य स्तर के शिखर पर है और रजत स्तर की मानसिक शक्ति से आधा कदम आगे है, पहले से ही कुछ अपेक्षाकृत हल्की वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता है। एक मानसिक शक्ति रखने वाले व्यक्ति की विनाशकारी शक्ति एक मार्शल आर्टिस्ट की मुट्ठियों, पैरों या हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। मैंने अपने पिछले जन्म में उड़ते हुए खंजरों को नियंत्रित करने का अभ्यास किया था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी मानसिक शक्ति उस जन्म में बहुत देर से जागृत हुई और मैं कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर पाया।
उसने अपने सामने 5 उड़ते हुए खंजर रखे। 30 मीटर की दूरी पर निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए एक लक्ष्य रखा हुआ था। उसकी मानसिक शक्ति बाहर की ओर फैली और उड़ते हुए खंजरों में से एक से जुड़ गई। यद्यपि पिछले जन्म में लक्ष्य की मानसिक शक्ति साधना का स्तर बहुत औसत था, फिर भी वो इन शुरुआती चरणों से अच्छी तरह परिचित था। हालांकि शुरुआती प्रयास थोड़ा अटपटा था, लेकिन 10 मिनट से अधिक समय तक लगातार कोशिशों के बाद लक्ष्य आखिरकार पहले उड़ने वाले खंजर को नियंत्रित करने में सफल हो गया। मानसिक शक्ति पतंग की डोर की तरह थी और उड़ता हुआ खंजर वो पतंग था, एक रिमोट कंट्रोल्ड पतंग जो लक्ष्य के शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। जाना, लक्ष्य की आंखें झट से खुल गई और उड़ता हुआ खंजर उल्कापिन की तरह, बंदूक की नली से निकलती गोली की तरह हवा में तेजी से गुजरा और 30 मीटर दूर स्थित निशाने पर जा लगा। दरार, दरअसल उड़ते हुए खंजर ने निशाने को टुकड़े टुकड़े कर दिया, जो फिर सीधे उसके पीछे 100 मीटर दूर दीवार की ओर जा गिरा। अंततः वो दिन आ ही गया जब कैडेटों को हॉल में प्रवेश करना था। आज शहर के सभी मार्शल आर्ट हॉल में काफी भीड़ होगी। शौर्य चक्र के बाहर पार्किंग में गाड़ियां एक के बाद एक आकर रुकने लगी। नए कैडेट उम्मीदों से भरे हुए बाहर निकले और भारत के नंबर एक मार्शल आर्ट्स हॉल में प्रवेश कर गए। एक सफेद रंग की किया कूप कार धीरे धीरे रुक गई। एक युवक उससे बाहर निकला। उसने शौर्य चक्र दावचोगा पहन रखा था, जो उसकी छाती पर प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षु का बैज था। सिद्धार्थ जैन, आइस सिटी नंबर 2 हाई स्कूल से। सिद्धार्थ जैन के बाल लाल रंग के थे और सीधे खड़े थे। उनके कानों में सफेद, हरे और सुनहरे रंग के रत्नों से सजी बालियां चमक रही थी। वो बेहद आकर्षक लग रहे थे। उनके पीछे 4 कैडेट चल रहे थे, 2 द्वितीय श्रेणी और 2 तृतीय श्रेणी के। सभी नंबर 2 हाई स्कूल से थे और सभी सिद्धार्थ जैन के नेतृत्व का अनुसरण करने में प्रसन्न थे। हाथों को जेब में डाले सिद्धार्थ जैन गेट की ओर चल पड़े। तभी एक और समूह उनके बगल में आकर रुक गया। उनके आगे आगे आरव चल रहा था। वो भी प्रथम श्रेणी का प्रशिक्षु था, लेकिन नंबर 1 हाई स्कूल से। उसके पीछे रोहन और रितेश थे। अरे देखो कौन आया है, नंबर 1 हाई स्कूल का मशहूर जीनियस, फर्स्ट क्लास कैडेट आरव, जिसे आशा का सितारा कहा जाता है। आरव ने उसे एक नजर देखा। सिद्धार्थ जैन, किसने सोचा होगा कि तुम्हारे जैसा बेवकूफ शौर्य चक्र में जगह बना लेगा। तुमने मेरी भूख मिटा दी। मजाकिया बात है, तुमने मेरा मजाक किरकिरा कर दिया। मैंने सुना है कि एक प्रथम श्रेणी के कैडेट ने मिलेनियम में ड्रैगन स्लेइंग की लड़ाई लड़ी और एक भी आदमी को नहीं मार गिराया, बल्कि खुद मारा गया। शौर्य चक्र के लिए शर्म की बात है। तुम्हें क्या पता, अगर मैंने विक्रांत और उसके साथी को नहीं रोका होता तो शौर्य चक्र हार जाता। सारा भार मैंने ही उठाया। नहीं नहीं नहीं, मैंने जो सुना है उसके अनुसार असली मेहनत तो लक्ष्य नाम के एक द्वितीय श्रेणी कैडेट ने की थी। उसने विक्रांत समेत 6 लोगों को गिराया और उसे हॉल पॉइंट्स मिले। पता नहीं हमारे उम्मीद के सितारे को कितने पॉइंट्स मिले होंगे। हा हा हा। लक्ष्य, उसने तो बस वही फल उठा लिया जो मैंने झट से गिरा दिया था। एक लड़ाई से कुछ साबित नहीं होता। असली मुकाबला तो अब शुरू होता है। मैं दिखाऊंगा कि नई पीढ़ी में सबसे आगे कौन है। आरव को इस बात से नफरत थी कि लक्ष्य ने उसकी प्रसिद्धि छीन ली थी। फिर भी उसे मानना पड़ा कि बार में हुई लड़ाई ने लक्ष्य को नाम दिला दिया था। बकवास बंद करो। मेरे यहां रहते हुए न तो तुम्हारा और न ही लक्ष्य का कोई चांस है। क्रोधित आरव पर आखिरी प्रहार करते हुए सिद्धार्थ जैन गेट से बाहर निकल गए। आरव को उस आखिरी लड़ाई का दर्द अभी भी सता रहा था। घाव का घाव फिर से कुरेदने से वो गुस्से से आग बबूला हो गया था, जबकि रोहन और रितेश ने अपनी सांसें थाम रखी थी। अंदर भूतल का हॉल पहले से ही कैडेटों से खचाखच भरा हुआ था। इस बैच में केवल 2 प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षु आरव और सिद्धार्थ जैन, लगभग 1 दर्जन द्वितीय श्रेणी के
और लगभग 30 तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षु आए थे। हालांकि बार में आरव का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, लेकिन आरिफ खान और ओल्ड हूं, जिन्होंने पूरी लड़ाई देखी थी, अब भी उनकी ताकत को महत्व देते थे। हॉल में उनकी प्रतिष्ठा में शायद ही कोई गिरावट आई थी। प्रशिक्षक आरिफ खान हॉल में खड़े होकर नए आने वालों को कतार में खड़े होने का निर्देश दे रहे थे। जब सभी उपस्थित हो गए तो सभी ने तुरंत कतारबद्ध होकर अपनी अपनी जगह ले ली। बिना बताए ही प्रथम श्रेणी के यात्री आगे, द्वितीय श्रेणी के यात्री उनके पीछे और तृतीय श्रेणी के यात्री सबसे पीछे खड़े हो गए। शुभ प्रभात। मैं आरिफ खान, आपका स्वागत अधिकारी हूं। शौर्य चक्र मार्शल आर्ट्स अकादमी में आपका स्वागत है। ताली बजाना मना है, नारे लगाना मना है। आज से आप शौर्य चक्र के लोग हैं। शौर्य चक्र आपको सब कुछ देगा, लेकिन आपकी पहली निष्ठा अकादमी के प्रति है। ये मत सोचो कि प्रवेश मिलने का मतलब है कि तुम आराम कर सकते हो। एक अहम कदम बाकी है, जीन पोषण लेना। आप सब जानते हैं कि ये क्या है। इसे लेने से पहले आप नौसिखिए हैं। इसे लेने के बाद आपकी शारीरिक शक्ति बढ़ जाएगी और आप लगभग मार्शल आर्टिस्ट बन जाएंगे। केवल आनुवंशिक रूप से अनुकूलित योद्धा ही जंगली क्षेत्र में राक्षसों का शिकार करने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। अब ग्रीनहाउस में उगाए गए फूल नहीं चलेंगे। इस औषधि का सेवन यूं ही मन मर्जी से नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपकी तीनों शारीरिक क्षमताएं तृतीय श्रेणी योद्धा के उच्चतम स्तर तक पहुंचनी चाहिए, अन्यथा आपका शरीर औषधि के परिवर्तनकारी प्रभाव को सहन नहीं कर पाएगा। उच्चतम स्तर से मेरा तात्पर्य है 390 किलोग्राम से अधिक मुक्के की ताकत, 7.9 प्रहार प्रति सेकंड की गति और 0.071 सेकंड का तंत्रिका तंत्रीय प्रतिक्रिया समय। जब सभी क्षमताएं इन स्तरों को पार कर लें, तभी आप इसे पी सकते हैं। आप में से सिद्धार्थ जैन और आरव पहले से ही प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षु हैं और उनके तीनों गुण योग्यता पूरी करते हैं, इसलिए वे अभी औषधि ले सकते हैं। बाकी सभी को अभी और अभ्यास की आवश्यकता है। हॉल मास्टर बाहर गए हुए हैं। जाने से पहले उन्होंने कहा कि जो भी सबसे पहले तृतीय श्रेणी के योद्धा शिखर पर पहुंचेगा, उसे प्रथम श्रेणी के प्रशिक्षु के रूप में पदोन्नत किया जाएगा और उसे प्रथम श्रेणी के लाभ मिलेंगे। समझ गए? समझ गए, प्रशिक्षुओं ने एक साथ चिल्लाकर कहा। जीन युक्त औषधि पीने वाले पहले व्यक्ति बनने के अवसर ने उनकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना को तुरंत जागृत कर दिया। विशेषकर द्वितीय श्रेणी के कैडेटों के बीच सभी एक दूसरे के बराबर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, इसलिए जो भी अभी आगे निकल जाता वो शायद हमेशा के लिए आगे ही रहता। अच्छा, सिद्धार्थ जैन, आरव, आप जीन पोषण ले सकते हैं। क्या आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला चाहिए या कस्टम ब्लेंड? कस्टम के लिए 10 मिलियन अतिरिक्त लगेंगे। यूनिवर्सल पोषण हॉल में मुफ्त में मिलता है। आरव और सिद्धार्थ जैन ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने सर्वव्यापी औषधि को चुना। हालांकि एक अनुकूलित मिश्रण से अधिक लाभ मिल सकता था, लेकिन इसमें विफलता का जोखिम भी अधिक था। सुरक्षा के लिए अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट सार्वभौमिक संस्करण का ही उपयोग करते रहे। ठीक है, एक शीशी पीने के बाद 30 मिनट में शरीर में बदलाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कि आप में कितना सुधार हुआ है। आरिफ खान ने दोनों शीशियां उन्हें सौंप दी, जबकि अन्य प्रशिक्षु ईर्ष्या से उन्हें घूर रहे थे। जीन पोषण हर मार्शल आर्टिस्ट के लिए उन्नति का एकमात्र जरिया। इसके बिना काम नहीं चल सकता। बाजार में इसकी कीमत 10 मिलियन है और अफवाह है कि ये फिर से बढ़ने वाली है। मार्शल आर्ट्स हॉल में शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा इस शीशी तक पहुंच है। हॉल के बिना आपको खुद पैसे कमाने होंगे, जो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है। आरव और सिद्धार्थ जैन आत्मसंतुष्ट दिख रहे थे। आरव ने तो लक्ष्य को तिरछी नजर से देखा। तो क्या हुआ अगर तुम बार में होने वाली लड़ाई में माहिर हो? जीन पोषण तो मुझे पहले मिल गया, अब मैं आगे हूं और मैं तुम्हें हमेशा अपने वश में रखूंगा। दोनों अलग अलग कमरों में गए और जीन अनुकूलन शुरू किया। सर्वव्यापी औषधि के साथ
विफलता असंभव थी। बाकी प्रशिक्षु परिणाम की प्रतीक्षा में हॉल में बैठे रहे। जीन अनुकूलन मार्शल आर्टिस्ट की कोशिकीय गतिविधि को बढ़ाता है। यही मार्शल आर्टिस्ट और आम इंसानों के बीच मूलभूत अंतर है। सामान्यतः प्रक्रिया जितनी तेज होती है, लाभ उतना ही कम होता है, और जितनी धीमी होती है, लाभ उतना ही अधिक होता है। यूनिवर्सल जीन पोषण कम से कम 40% की वृद्धि की गारंटी देता है, और ये वृद्धि शायद ही कभी 60% से अधिक होती है। आइस सिटी का रिकॉर्ड 63% है। ये मार्शल आर्टिस्टों को अलग करने वाला पहला महत्वपूर्ण मोड़ है। इससे पहले थर्ड क्लास पीक पर सभी समान थे। केवल यहीं से अंतर दिखाई देने लगते हैं, जिससे प्रतिभाशाली लोगों को उच्च स्तरीय चुनौतियों में सफल होने का मौका मिलता है। ये प्रक्रिया हमेशा 30 मिनट के भीतर पूरी हो जाती थी। सभी लोग दोनों दरवाजों को देखते रहते थे कि कौन पहले काम पूरा करेगा। 18 मिनट बाद एक दरवाजा खुला। आरव बाहर आया। आरिफ खान ने कहा, आपके पिछले आंकड़े, बायां पंच 392 किलोग्राम, दायां पंच 396 किलोग्राम, गति 7.93 स्ट्राइक सेकंड, तंत्रिका प्रतिक्रिया 0.071 सेकंड, सर्वोच्च तृतीय श्रेणी। चलिए सुधार का परीक्षण करते हैं। आत्मविश्वास से भरपूर आरव मुक्केबाजी की मशीन की ओर बढ़ा। हां, वह दहाड़ा और अपने बाएं हाथ से मुक्का मारा। 596 किलो। आश्चर्य की एक लहर दौड़ गई। 390 किलोग्राम से लगभग 600 किलोग्राम तक। ये एक प्रभावशाली छलांग है। दाएं हाथ का परीक्षण। आरव ने फिर कमाल किया। 602 किलोग्राम। स्पीड टेस्ट। उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए, प्रति सेकंड 12.05 बार। तंत्रिका प्रतिक्रिया परीक्षण। 1 मिनट बाद 0.05 सेकंड। सभी परीक्षण पूर्ण। कुल लाभ 52%। रैंक। प्रारंभिक चरण का 6ठी श्रेणी का योद्धा। अनुकूलन सफल रहा। प्रशिक्षु अचंभित रह गए। एक ही शीशी ने एक तृतीय श्रेणी के शिखर योद्धा को सीधे 6ठी श्रेणी के प्रारंभिक चरण में पहुंचा दिया था। 5वीं श्रेणी का योद्धा पहले से ही एक तरह का मार्शल आर्टिस्ट होता है। 6ठी श्रेणी के प्रारंभिक चरण में आरव अब मुश्किल से ही वन्य क्षेत्र में कदम रख पाता है। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।